हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पोलिस्कोप। आज हमारी टेस्ट योर नॉलेज सीरीज़ का थर्ड सेशन है, जिसमें भाग लेके आप अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। आप अपनी प्रेपरेशन का एनालिसिस कर सकते हैं। यदि आपने प्रीवियस 2 सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट ओपन करिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए ताकि आपकी प्रेपरेशन और बेटर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Which of the following is not a central focus of communitarianism? समुदायवाद का कौन सा प्रमुख बिंदु नहीं है? A. Responsibilities and duties, B. Social solidarity, C. Common good या फिर D. Atomistic individualism. So the right option is atomistic individualism. समुदायवाद का सेंट्रल पॉइंट्स हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़, सॉलिडेरिटी होनी चाहिए समाज में एंड सभी लोगों के कॉमन गुड की बात करी जानी चाहिए। एटोमिस्टिक इंडिविजुअलिज्म क्या है? कम्युनिटेरियनिज्म इस पॉइंट को रिजेक्ट करता है। ये कहता है कि इंडिविजुअल को एटॉमिक मतलब एक अकेलेपन में नहीं रहना है, एक छोटे से ग्रुप, छोटा सा अपना एटमॉस्फेयर बना के नहीं वहाँ पे रहना है, बल्कि कॉमन गुड के बात में सोशल ग्रुप होना चाहिए। आप इंडिविजुअल एटॉमिक विन स्मॉल ग्रुप इन लिमिटेड है ना, आप सोशली जो है इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो कम्युनिटेरियनिज्म इसको रिजेक्ट करता है, इस आइडिया को रिजेक्ट करता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज व्हाट डज द मेल्टिंग पॉट मेटाफर सजेस्ट? मेल्टिंग पॉट क्या दर्शाता है? A. Distinct culture coexist without blending. B. Various cultures blend and assimilate into single unified. सभी कल्चर एक यूनिफाइड कल्चर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी इज इरेडिकेटेड, कल्चरल डाइवर्सिटी को इरेडिकेट एलिमिनेट ही कर दिया जाता है। या फिर ओनली वन कल्चर इज अलाउड। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। मेल्टिंग पॉट का मतलब है कि सभी कल्चर एक में ही मिल जाते हैं। हमने पढ़ा था, ये थ्योरी दिया गया था इज़राइल ज़ेंगविल के द्वारा इन 1908 में। एंड इसके साथ में एक और कंसेप्ट था जिसको हमने पढ़ा था सैलेड बाउल। तो आपको बताना है ये सैलेड बाउल जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया एंड उसका मतलब क्या है। सैलेड बाउल जो मल्टी कल्चरिज्म को दर्शाता है, जिसमें सभी कल्चर्स एक साथ हैं लेकिन ब्लेंड नहीं हुए, आपस में पूरी तरह घुल मिल नहीं गए हैं एक ही प्लेट में, लेकिन अलग अलग फीचर्स लेके अपने अपनी आइडेंटिटी लेके वहाँ पे बैठे हैं। सो कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट एंड सैलेड बाउल 2 डिफरेंट कंसेप्ट हैं। मेल्टिंग पॉट जो है वो ज़ेंगविल के द्वारा दिया गया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सैलेड बाउल का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया। नेक्स्ट इज हु डिफाइंड पोस्ट मॉडर्निज्म एज इनक्रूडेलिटी टूवर्ड्स मेटानरिज्म? तो किसने ये बताया है कि जो बड़ी बड़ी कथाएं हैं, महान कथाएं हैं, इनके ऊपर विश्वास नहीं करना है। ठीक है जी, तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास जेकेस डेरिडा, मिशेल फुकोल्ट या फिर लेटोड एंड डी रोलांड बार्थेस के द्वारा। तो आपको बताना है इनक्रेडिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। मेटा नैरेटिव्स यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना। सपोज कोई स्टेट अगर ये बोलता है कि वी विल बी ग्रेटेस्ट टिल 2050 या 70 है ना, ये सोसाइटी में कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने कुछ क्लेम्स करती है कि हम देश को ऐसा बना देंगे, ऐसा कर देंगे, तो बोलते हैं कि ये सब क्या है, मेटा नैरेटिव्स हैं, है ना। सो ये कंसेप्ट दिया गया फुकोल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच फेमिनिस्ट perspective argues that women's oppression is a product of both capitalistic economy structure and patriarchal social structure? किस नारीवादी कौन सा नारीवादी जो दृष्टिकोण है ये कहता है कि महिलाओं का उत्पीड़न पूंजीवादी आर्थिक संरचनाओं और पितृ प्रभावी समाज जो है उन दोनों का परिणाम है। ऑप्शंस आर लिबरल फेमिनिज्म, बी सोशल या फिर मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सी कल्चरल फेमिनिज्म या फिर डी इंडिविजुअलिस्टिक फेमिनिज्म। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी सोशल और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। ये बोलता है कि जो वुमेन्स का जो ऑपरेशन है वो किसकी वजह से हुआ है, क्या उसका कारण है। वो कारण है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का होना, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, और साथ में जो पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है समाज में, फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, उसके कारण जो है वुमेन्स को
ऑप्रेस किया जाता है, मतलब वही उसका मेन कारण है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का कौन सा इनमें से जो है पर्सपेक्टिव नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ए फ्रेगमेंटेशन, बी एब्सोल्यूट ट्रूथ, सी आयरोनी, या फिर डी प्लेफुलनेस। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट ट्रूथ। पोस्ट मॉडर्निस्ट जो लिटरेचर है वो कहता है कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ नाम का ऐसा कुछ भी नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता है। इसके अपोजिट क्या होता है हमारे पास, रिलेटिव ट्रूथ। रिलेटिव ट्रूथ जो लोकल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि जैसे फेमिनिस्ट को क्या राइट्स है, इंडिया में क्या राइट्स है, फ्रांस में क्या राइट्स हैं, यूएसए में, वो डिपेंड करता है वहाँ के कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का रिलीजन, वहाँ का पावर स्ट्रक्चर कैसा है। सो जो प्रताड़ना यहाँ पे किसी के साथ हो रही है, वो जो इसको गलत मान रहे हो वो शायद दूसरी जगह पे सही माना जाता हो, है ना। सो बोलते हैं कि ये क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ के कंसेप्ट को नहीं मानता है। इसके अलावा सोसाइटी जो है वो फ्रेगमेंटेशन में काम करती है। आयरोनी, आयरोनी मतलब जो क्वेश्चन, इफ़ देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रूथ, इफ समवन क्लेम्स दैट इट इज़ अ ट्रूथ, देन रेज अ क्वेश्चन। आयरोनी उसमें बोलता है कि क्वेश्चंस करना है, एंड क्वेश्चन किया जाए, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए। एंड प्लेफुलनेस होना चाहिए। प्लेफुलनेस मतलब किस तरह से आप उसको क्रिएटिविटी आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, किस तरह से बातों को मोड़ सकते हैं, किस तरह से आप उसको पुराना ही कोई कंसेप्ट है, आपको किस तरह से उसको अट्रैक्टिव वे में लोगों को तक पहुँचा सकते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द राइट आंसर इज एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है इसका एक फीचर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट डज इक्वालिटी मीन इन कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म के कंसेप्ट में इक्वालिटी का क्या मतलब है। ए एवरीवन इज ट्रीटेड एग्जैक्टली विद द सेम, इग्नोरिंग कल्चरल डिफरेंस, सबको सेम ट्रीट करना है, कल्चरल डिफरेंसेस को इग्नोर करेंगे। बी मेजोरिटी कल्चर को हाई स्टेटस दिया जाना चाहिए। सी ओनली कल्चरल राइट्स आर प्रोटेक्ट नॉट इंडिविजुअल राइट, सिर्फ कल्चर के राइट को प्रोटेक्ट करना है, इंडिविजुअल के नहीं प्रोटेक्ट करना है। या फिर डी रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिसेस वाइल इंश्योरिंग इक्वल राइट, कि सभी कल्चर्स को, सभी वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज करना है और उनको इक्वल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं उन बेसिस पे। सो इक्वालिटी का इन कंटेक्स्ट में कौन सा जो है मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो मीनिंग बताता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कल्चर्स को, सभी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करिए एंड उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको रिकॉग्नाइज करिए एंड उसको उन्हीं वैल्यूज़ के बेस में इक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिटेरियनिज्म इमर्ज प्राइमरली एज क्रिटिक ऑफ विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। कम्युनिटेरियनिज्म का जो उदय हुआ वो किस राजनीतिक विचारधारा को इन्होंने प्रोमिनेंटली जो है वो क्रिटिसाइज किया। बी सोशलिज्म, सी फासिज्म, या फिर डी एनार्किज्म। तो कम्युनिटेरियनिज्म का जो राइज होता है वो होता है लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करने के तौर पे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। लिबरलिज्म जो फोकस करता है इंडिविजुअल राइट्स पे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द ड्यूटीज़ टूवर्ड्स द कम्युनिटी। ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल के राइट होने चाहिए, कम्युनिटी के रिगार्डिंग क्या ड्यूटीज़ है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसको इग्नोर करता है। इसीलिए कम्युनिटेरियनिज्म जो है इस मुद्दे को उठाते हुए राइज होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट प्रेफर्ड बाय ए पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। कौन सी टर्म जो है वो इनमें से प्रेफर्ड नहीं की जाती है पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर के अकॉर्डिंग। ए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, बी रिकन्स्ट्रक्शन, सी मॉडर्निज्म, या फिर डी ऑब्जेक्टिविटी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थिंकर है वो मानते हैं कि जो मॉडर्निस्ट थॉट है, मॉडर्निज्म जो है वो जो प्रेजेंट जो कम्प्लेक्स पॉलिटिकल सोशल सोसाइटी की जो कल्चरल जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में सफिशिएंट नहीं है। सो इट नॉट प्रेफर द modernism. Next is third wave of feminism reflected the influence of which among the following given below. तो थर्ड वेव फेमिनिज्म का इनमें से किसको रिफ्लेक्ट करता है। ए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को, बी मल्टीकल्चरलिज्म, सी कम्युनिटेरियनिज्म, या फिर डी लिबरलिज्म। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। थर्ड वेव फेमिनिज्म का ये इमर्ज होता है 1990s में।
और जो कम्प्लीटली और हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से। इसके अलावा फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव है। फर्स्ट वेव लेट 90s और अर्ली 20th सेंचुरी में राइज होता है, जो कि इक्वालिटी, राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, इन बेसिक मुद्दों पे बात करता है। देन आफ्टर सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, ये राइज होता है 1960s और 19 अबाउट 80s 70s। एंड ये थोड़े से और जो मुद्दे जो फर्स्ट वेव में रह गए थे, छूट गए, या फिर जो नई सिचुएशंस थी, पुरानी सिचुएशन थी, उनको भी ये राइज करता है, जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात को, या फिर सेक्सुअल वायलेंस जो था, इसके अगेंस्ट ये आवाज़ उठाते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है थर्ड वेव का, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ डिफाइंड एज लेजिटिमेट एस्पेक्ट ऑफ पावर। पावर का लेजिटिमेट एस्पेक्ट क्या है? तो जब पावर को लेजिटिमेसी मिलती है तो उससे किसे परिभाषित करेंगे? ए कोरिजन, बी अथॉरिटी, सी इन्फ्लुएंस, या फिर डी मैनिपुलेशन। तो पावर को जब लेजिटिमेसी मिलती है तो उसे कहा जाता है अथॉरिटी। ओके, कोरिजन जो है वो दबाव, इन्फ्लुएंस आप किस तरह से उस पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंड मैनिपुलेशन किस तरह से आप बातों को घुमा के आप जो है अपने फेवर में काम करवाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है लेजिटिमेसी जब प्रोवाइड होती है तो वो काम करता, उसको बोला जाता है अथॉरिटी। नेक्स्ट इज द बिलीफ दैट अ रूल और इंस्टीट्यूशन इज जस्ट, वैलिड एंड डिजर्विंग ऑफ ओबीडियंस इज नोन एज। जब किसी नियम या संस्था को न्याय संगत, वैध और आज्ञा पालन के लिए योग्य मानने की मान्यता को क्या कहते हैं? पावर, अथॉरिटी, कोरिजन, या फिर लेजिटिमेसी। सो राइट ऑप्शन इज लेजिटिमेसी। जब बिलीफ सिस्टम जुड़ता है, वैलिड माना जाता है लोगों के द्वारा में, एंड ओबे करते हैं उसको, है ना, बिलीफ्स भी जुड़े हुए हैं, सिर्फ अथॉरिटी नहीं है, बिलीफ्स भी है, तो उसको कहा जाएगा लेजिटिमेसी। नेक्स्ट इज फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट वुमेन्स वैल्यू आर बेस्ड प्राइमरली ऑन। फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग जो वुमेन्स के वैल्यूज़ हैं वो किस पे प्राइमरली बेस्ड है? ऑप्शन ए रिलीजियस लॉ के ऊपर, बी सोशल रोल जो प्रिस्क्राइब किए गए सोसाइटी के द्वारा, या फिर सी बायोलॉजिकल एंड प्रिस्क्राइब्ड सोशल रोल, और फिर डी बायोलॉजी। सो फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो वुमेन्स की वैल्यू है वो डिस्क्राइब होती है उनके सोशल रोल से। उनको क्या सोशल रोल सोसाइटी में, लाइक फैमिली को मेंटेन करना है ना, खाना पकाना, मतलब घर के काम में रिश्ते रिलेटिव्स को संभालना है, यही रोल जो है उसको उनकी वैल्यूज़ बताते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द स्टेट इज सोवरेन एंटिटी बिकॉज। तो राज्य एक संप्रभु इकाई है क्योंकि स्टेट सुप्रीम पावर है, इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। स्टेट सोवरेन इसलिए है क्योंकि उसके पास पावर है, इंडिपेंडेंस है, एंड इंटरनेशनली भी उसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफाइंड द स्टेट एज अ ह्यूमन कम्युनिटी that successfully claim the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory। तो ये डेफिनेशन जो था वो स्टेट का किसके द्वारा दिया गया कि स्टेट जो है वो ह्यूमन कम्युनिटी से मिलके बना है, जहाँ पे ह्यूमन कम्युनिटी खुद जो मोनोपोली है उसको लेजिटिमेट मानती है, खुद ही जो है जो फिजिकल फोर्स को, जो भी आर्मी पुलिस का यूज़ है उसको सही मानती है, लेजिटिमेट मानता है। सो ये डेफिनेशन दिया गया जॉन लोके, बी कार्ल मार्क्स, सी मैक्स वेबर, या फिर डी एरिस्टोटल के द्वारा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेबर। तो ये डिफाइन किया गया है मैक्स वेबर के द्वारा। नेक्स्ट, कम्युनिटेरियन बिलीव दैट लॉज एंड सोशल लाइफ शुड बी बेस्ड ऑन। कम्युनिटेरियनिज्म का मानना है कि कानून और सामाजिक जो जीवन है वो किस पे बेस होना चाहिए? ए एब्सोल्यूट इंडिविजुअल लिबर्टी, पूरी तरह से इंडिविजुअल लिबर्टी होना चाहिए कंप्लीटली, प्योरली इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के थ्रू, या फिर मोरल कॉन्शियसनेस होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, एंड शेयर्ड गोल्स, एंड डी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहने चाहिए। सो राइट ऑप्शन इज कम्युनिटेरियनिज्म के अकॉर्डिंग कम्युनिटी की बात हो रही है, सोशल शेयर गोल्स की बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मॉरल कंसेंसस होना चाहिए एंड शेयर्ड गोल्स को अचीव करना, यही कम्युनिटेरियनिज्म का बिलीव है। नेक्स्ट इज
मल्टीकल्चरलिज्म इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो मल्टीकल्चरलिज्म को मतलब सिनोनिम इसका क्या हो सकता है, आपको सिंपल सा इसका सिनोनिम बताना है, किस टर्म को इसमें यूज़ किया जाता है। एथनोसेंट्रिसिज्म, कल्चरल प्लूरलिज्म, या फिर एसिमिलेशन, और डी सेग्रीगेशन। सो मल्टी मैनी कल्चर्स एंड प्लूरलिज्म का भी मतलब वही है, बहुत सारे है ना। सो राइट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफ्रेंशिएट पावर फ्रॉम अथॉरिटी। पावर और अथॉरिटी को कौन सा जो है अच्छे से डिफ्रेंशिएट करता है, पावर और अथॉरिटी का डिफरेंस बताएंगे। तो पावर रिलाइज ऑन कोरिशन वाइल अथॉरिटी रिलाइज ऑन कंसेंट, ऑप्शन नंबर ए। बी पावर इज ऑलवेज लेजिटिमेट, अथॉरिटी इज नॉट। सी अथॉरिटी रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ, या फिर डी पावर इज ओनली एक्सरसाइज बाय द स्टेट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पावर रिलाइज ऑन कोरिशन। पावर जो सिर्फ दबाव पे काम करती है, आप सिर्फ मिलिट्री पावर या इकोनॉमिक पावर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती से काम करवाया जा रहा है, चाहे रेजिस्टेंस हो रहा है लेकिन फिर भी आप अपनी बात को जो है वो मनवा रहे हैं, दैट इज़ पावर। दबाव बनाया जा रहा है, डरा के धमका के किसी भी तरीके से। एंड अथॉरिटी रिलाइज ऑन कंसेंट, और अथॉरिटी क्या है, वो कंसेंट पे काम करती है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी में पावर भी है, पावर प्लस कंसेंट भी है, आप लोग भी सहमत है उस बात से। सपोज लाइक पुलिस सिस्टम को लोग सही मानते हैं कि ठीक है पुलिस जो है वो चालान कर सकती है, उनके पास पावर है, जो उनको लीगली पावर उनको मिला हुआ है, एंड लोगों की भी सहमति इस बात में है कि ठीक है वो चालान कर सकते हैं क्योंकि जो लॉ है वो वायलेट हुआ है। लेकिन पावर में ऐसा नहीं है, पावर सिर्फ सिंगल ही है कि जहाँ पे लोग सहमत ना भी हों फिर भी काम जो है वो पर्पज़ को फुलफिल किया जा रहा है। नेक्स्ट इज द व्यू दैट द स्टेट इज़ नेसेसरी इवल इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद विच आइडियोलॉजी। कौन सी आइडियोलॉजी ये कहती है कि जो स्टेट है वो एक आवश्यक बुराई है। ए सोशलिज्म, बी क्लासिकल लिबरलिज्म, सी अनार्किज्म, या फिर डी मार्क्सिज्म। सो स्टेट इज़ अ नेसेसरी इवल, दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, जिनका मानना है कि स्टेट होनी नहीं चाहिए लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि फंडामेंटल जो बेसिक राइट्स है, नेचुरल जो राइट्स है हमारी, उसको बस प्रोटेक्ट किया जा सके, उनका मिनिमल रोल होना चाहिए स्टेट का, इसलिए ये क्या है, नेसेसरी इवल। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कोर फ्रेज एसोसिएटेड विद द फेमिनिस्ट मूवमेंट दैट एम्फेसाइज द प्राइवेट लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पावर स्ट्रक्चर। तो कोर फेज क्या है नारीवादी आंदोलन का, जिसके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट लाइफ है ये पावर स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस होती है। ए पावर टू पीपल, बी पर्सनल इज पॉलिटिकल, सी जेंडर इज परफॉर्मेंस, या फिर डी सिस्टरहुड इज पावरफुल। तो कॉमन फ्रेज क्या है, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो फेमिनिज्म का कोर फ्रेज है पर्सनल इज पॉलिटिकल। जो पर्सनल है, जैसे सोशल वायलेंस को जो सोसाइटी में अर्लियर सोसाइटीज़ में पर्सनल माना जाता था कि घर के आंतरिक मुद्दे, हस्बैंड वाइफ का जो मुद्दा है वो आंतरिक मुद्दा है, तो ये कहते हैं कि फेमिनिज्म कहता है कि ये भाई आंतरिक नहीं है, इसमें भी सोशल पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो भी काम करता है, पावर स्ट्रक्चर इसमें काम करता है, ये सोसाइटी के मुद्दे हैं, सिर्फ एक कॉमन एक घर का मुद्दा नहीं है ऐसे। सो दैट इज़ पर्सनल इज पॉलिटिकल। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। सो आपको याद रखना है जो ये तीन राइट्स की बात की गई है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इज सेंट्रल टू द थ्योरी ऑफ, किस थ्योरी से ये रिलेटेड है, थॉमस होब्स की, जॉन रूसो, लोकी, या फिर मैकियावेली। सो नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट डेवलप किया गया लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का जॉन लोकी के द्वारा। तो लोकी कहते हैं ये क्लासिकल लिबरलिज्म से रिलेटेड है ये, और लिबरलिज्म में कि स्टेट का काम मिनिमल रोल होना चाहिए, लेकिन ये जो नेचुरल राइट्स है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही स्टेट इंटरफेयर करे, वरना स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सो दीज वर द क्वेश्चन फॉर टुडे। इफ you have not watched our playlist regarding this theory and concepts, so go to the playlist and watch videos if you want to clear your concepts। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।